progress. ऑल राइट एवरीवन, सो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक मेटल्स के कैटालिटिक उसमें डिस्कस किया था। मैंने आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टी में बताया था कि इनकी वेरिएबल वैलेंसी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई दे बिहेव एज कैटलिस्ट। और एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट भी मैंने आपको बताया था आयरन 3+ विच इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन कौन सा I- प्लस H2OH 2-, उसको कैटलाइज करना। ऐसे ही हैबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट होता है आयरन। ऐसे ही अगर आप बात करोगे तो एरोमेटाइजेशन में क्रोमियम के ऑक्साइड से, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड से थे ना, ऐसे बहुत सारे। हाइड्रोजनेशन में निकल था। इसके बाद मैंने आपको एक बताया था इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में, याद है सबको। मैंने बोला था कि जो भी इनके वॉइड्स होते हैं उनके अंदर छोटे एटम्स, कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ये जाके बैठ जाते हैं, जिसके वजह से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कैसा कंपाउंड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जहां पे वैलेंसी के हिसाब से नहीं, बड़ा अनयूजुअल सा आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको समझाया था टाइटेनियम एंड वेनेडियम के हाइड्राइड्स, बड़ा अजीब सा था ना, 1 पॉइंट समथिंग करके। ओके, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इनका कंडक्टिविटी रिटेन रहता है, isn't it? जैसा जो पहले कंडक्शन था वैसे ही रहता है। और इसके बारे में खास बात बताया था कि इसका देखो डेंसिटी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। केमिकल रिएक्टिविटी भी पहले के कंपैरिजन में काफी कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी, लेस हो जाएगी। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद देखो मैंने आपको समझाया था कि भाई जब भी आप अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखते हो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में देखते हो, तो आप देखोगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड है कि शुरू में वो इंक्रीज करता है क्रोमियम तक, एंड देन ऑल ऑफ सडन डिप आता है, एंड फिर आयरन का इंक्रीज करता है, एंड देन स्लाइटली फिर ऐसे करके डिक्रीज करता है। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जनरली आप देखोगे उधर D10 वालों के आसपास होता है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। इतना कम हो जाता है कि मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है, और ये शुरू में ये बढ़ते हैं। और ऑफ कोर्स जैसे आप अगर 3D से 4D की बात, ये 3D सीरीज, ये टाइटेनियम, ये वेनेडियम, ये क्रोमियम, ये मैंगनीज एंड आयरन, कोबाल्ट, देखो ये डिपा है ना। ठीक है, ऐसे अगले वाले में यानी जिरकोनियम वाले में, वहां पे भी ये चीज आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहां मोलिब्डेनम ऐसे करके आता है और नीचे तक ऐसे जाएगा बेटा, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हल्का सा डिप होता है, लेकिन वो फाइनली, यानी ये टंगस्टन देखो जरा, चेक करो, टंगस्टन का वैल्यू हाईएस्ट है ना पूरे डी ब्लॉक में। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? टंगस्टन, सबसे ज्यादा। मतलब अगर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला ग्रुप पूछोगे तो ग्रुप नंबर 6, इजंट इट? देखो क्रोमियम, उसके नीचे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सबोर्जियम, यही ग्रुप है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। चेक करो, हाईएस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन भी गॉट इट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इनका। अच्छा, पूछा था कि ऐसा क्यों और बाद में डिक्रीज क्यों हो रहा है, पहले इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो तो इनके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्कैंडियम का होता है D1, इसका D2 होता है, S2D2। बताओ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? जी हाँ। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो उनमें अगर आप चेक करो तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही वेनेडियम में देखोगे तो बेटा D3 3 अनपेयर्ड, इसमें देखोगे तो 5 अनपेयर्ड, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, D5 5, और एक S का इलेक्ट्रॉन मिला लो तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सो वी कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड व्हाई दे हैव exceptionally high melting point, exceptionally high melting point. Got it?
अच्छा, बाद में ये क्यों कम होता जाता है? क्योंकि अनपेयर्ड कम होते जाते हैं, इजंट इट? लेकिन बड़ा अनयूजुअल सा है, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन करोगे D5 आएगा 5 UPE है, और इसके पास देखोगे तो D6 आएगा जिसमें 4 अनपेयर्ड, क्योंकि पेयरिंग शुरू हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, ये तो 4 अनपेयर्ड है। लेकिन इसके बावजूद आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज से बेटर होता है। यहां पे रीजन ये देते हैं कि S का इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरा है एंड D हाफ फिल्ड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी इसके अंदर रिलेटिवली बाकियों से बेटर है, इसलिए इसका थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, जिस वजह से मैंगनीज का थोड़ा सा डिप हो जाता है। तो कभी पूछे कि भाई इतनी हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप वैल्यूज देखो तो आपको पता चलेगा। कैन एनीवन टेल एनी वैल्यू इफ इट इज गिवन इन एनसीईआरटी द डेटा? कैन यू चेक द मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू इन द टेबल? नहीं दिया है मेल्टिंग पॉइंट का, वो ग्राफ में ही देखो, मतलब थाउजेंड्स में है सारे, थाउजेंड्स में। टंगस्टन वगैरह का बहुत हाई होता है ना? टंगस्टन का नियरली आप समझ लो 3,500-4,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, इतना ज्यादा होता है। तभी तो वो फिलामेंट के फॉर्म में यूज होता था बल्ब वगैरह में पहले, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर तक ये विथस्टैंड कर सकता है बिना फेल्योर हुए हुए। मेल्ट हो जाए पता जल्दी तो क्या होगा, फिलामेंट ब्रेक हो गया तो बल्ब का फंक्शनैलिटी खराब हो जाएगा ना, तो हमें वैसा चाहिए। तो अब ये बात क्लियर हो गई सबको, मेल्टिंग पॉइंट कैसे पहले बढ़ता है क्रोमियम वाले ग्रुप तक, उसके बाद घटता है। ये बात लिख लेना अपने नोट्स में, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और आप देखो इधर से मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, इससे भी ज्यादा इसका है। ये थोड़ा सा रिवर्स देखने को मिलता है लास्ट वाले में, जैसे जिंक कैडमियम एंड मर्करी में देखोगे तो मर्करी का लोएस्ट हो गया। अदरवाइज जैसे जैसे आप 3D से 4D, 4D से 5D जाते हो, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, which tells us that there is a better interaction, better bonding in 4D and 5D series as compared to 3D series. Got it? तो ये बात कहीं पॉइंट वाइज लिख लो तो द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम, मीन्स ग्रुप नंबर कौन सा है ये? 3 ना, स्कैंडियम यानी ग्रुप नंबर 3 टू क्रोमियम ग्रुप नंबर 4 having the highest value. It increases from scandium group number 1 to group number 6 ना, क्रोमियम ग्रुप नंबर 6 है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? हाँ ग्रुप 3, मैंने क्या बोला? ग्रुप 1 बोला? नहीं नहीं, इट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम विच इज ग्रुप नंबर 3 टू क्रोमियम विच इज ग्रुप नंबर 6। लाइकवाइज नीचे में भी ऐसे ही होने वाला है। सिमिलर ट्रेंड विल बी ऑब्जर्व फॉर 4D एंड 5D सीरीज। Similar trend will be observed for 4D and 5D series. Got it? Similar trend will be observed for किसके लिए? 4D and 5D series. Melting point for the same group is generally in this order: 3D से ज्यादा 4D, उससे ज्यादा 5D। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, लिख लो, फॉर द सेम ग्रुप द वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज लाइक दिस। 3D का अगर मैं बात करूं तो कौन सा एलिमेंट ले लूं? क्रोमियम। क्रोमियम से ज्यादा क्या होगा? मॉलिब्डेनम। उससे भी ज्यादा क्या होगा? टंगस्टन। बट दिस इज नॉट ट्रू
फॉर द एंड एलिमेंट, यानी जिंक वाला जो ग्रुप है उसमें मरकरी का लोवेस्ट हो जाता है, समझ गए ना? तो वैसे तो वो दिमाग में रहेगा ही, इन जनरल मैं बता रहा हूं आपको वेरिएशन, ठीक है? सो व्हाई इट इज इंक्रीजेस अप टू क्रोमियम, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ unpaired electron which leads to the formation of metal metal bond. dd bonding अच्छी होती है, लिख लो ये बात. The melting point first increases and then decreases is due to the unpaired electron of d first increases, results into a better dd three-dimensional bonds. First increases then decreases, है ना? The melting point first increases then decreases. This is due to, बोलो, हाँ, due to the presence of unpaired electron which is responsible for, बोलो, हाँ, better dd three-dimensional bonds. dd bonding होती है इनमें, मतलब जो इनका वैलेंसिल है वो d and d आपस में, ठीक है, d and d की बॉन्डिंग होती है. गॉट इट? बोलिए, सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए. तो ये क्लियर हो गया बेटा. मेल्टिंग पॉइंट के बाद इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करोगे तो सबसे ज्यादा होता है वेनेडियम का, 515 किलोजूल पर मोल. लिखो, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब कि भाई किसी भी एटम को, मान लो क्रोमियम सॉलिड है, इससे सीधा गैस बना दो, तो इसमें दो पार्ट आता है. यहां से लिक्विड बनाओ यानी मेल्टिंग, एंड मेल्टिंग के बाद इवेपोरेशन करो. गेटिंग माय पॉइंट? सो उस केस में अगर आप देखोगे तो क्रोमियम का, सॉरी, वेनेडियम का अपने पूरे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. मतलब सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा टफ होता है उसको एटम्स में कन्वर्ट करना. एंड सबसे ज्यादा आसान कोई गेस कर सकता है किसका होगा? जिंक हैव द लोवेस्ट वैल्यू, बहुत ही कम होता है, 126 किलोजूल पर मोल. इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज वेरी लो, मतलब उसको इवेपोरेट बहुत आसानी से किया जा सकता है. तो याद रखना, रिफाइनिंग में हम जो लास्ट वाले मेंबर्स है ना, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, उनके लिए हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करेंगे मोस्टली? हाँ, इवेपोरेशन वाला, वेपराइजेशन वाला, उनका जब भी रिफाइनिंग होगा. तो सभी को क्लियर हो गया ये बात. बाकी ट्रेंड बड़ा इरेगुलर सा है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी. यहाँ ये बना लिया है डायग्राम, ये आपको बना लेना है, अभी बना लो, नहीं तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसके हिसाब से बना लेना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए बेटा, अब बात करते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का जिसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र है, एंड दोज आर K2Cr2O7 एंड KMnO4. हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक. इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक. Important compounds of D block elements. Important compounds of D block elements. Got it? Important compounds of D block. सबसे पहला लिखो K2Cr2O7. क्या नाम है इसका? पोटेशियम पर मैंगनेट. लिखो
It is a diamagnetic orange color solid. डायमैग्नेटिक ऑरेंज कलर सॉलिड। अब कभी आपसे बोले इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से देखो बेटा, तो आपको ऐसे बनाना है, देखो CrO एक ब्रिज डाल दो, एक ऑक्सीजन 2 क्रोमियम से कनेक्ट कर दो, और बाकी कितने बचे? अब 6 बचे ना, तो 6 इधर 6 थे तो 3 इधर 3 इधर कर दो। क्रोमियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना क्रोमियम में, तो 6 बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर करो क्रोमियम, डबल बॉन्ड O एंड O में। अब एक बात बताओ, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर ये तीनों एक जैसे होंगे, ये तीनों उसी जैसे होंगे? इजंट इट? कहने का मतलब कितने लोगों को ये समझ आ रहा है कि सर ये लास्ट के 3 और फर्स्ट के जो 3 ऑक्सीजन है ये एक जैसे हैं। कहने का मतलब इनमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के वजह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन -1/3 -1/3 यहाँ पे भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन -1/3 -1/3 -1/, ये सुनो, बोलो, तो कितने आइडेंटिकल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड है इसमें? 3 दिस साइड एंड 3 दिस साइड, 6 आइडेंटिकल लेंथ होगा क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स का। ध्यान रखना यहां बीच में जो इनका लेंथ होगा वो इनसे अलग होगा, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज कर सकता है, वो यहां नहीं आ सकता है। इसलिए 8 बॉन्ड एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि 6 identical chromium oxygen bond lengths are there. Write it down. Dichromate ion have 6 identical chromium oxygen bond. Structure बना के बढ़िया से दिखा के लिखना। 6 identical chromium oxygen bond. 6 identical chromium oxygen bond. Draw the structure, everyone. हो गया बेटा? सभी लोगों ने कर लिया? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया? अच्छा, अगर पूछा जाए यहाँ पे क्रोमियम के अराउंड अरेंजमेंट कैसा है? सो अराउंड क्रोमियम इट इज टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड बने हैं ना, तो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका हाइब्रिडाइजेशन D3S। कहीं दूर दूर तक भी सपने में नहीं आएगा कि D3S कैसे हो। दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट इट डाउन। द हाइब्रिडाइजेशन इज D3S। नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे कभी। ये यूनिक हाइब्रिडाइजेशन है D3S। गॉट इट? हाँ, अच्छा। अब एक बात और सुनना ध्यान से। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक कंपाउंड्स के अंदर जो कलर होता है उसके पीछे का रीजन क्या है? डी टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब ये कैसे होता है वो थोड़ा समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। अगर कभी आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन D1 मिल जाए, यहां से लेके D9 तक मिल जाए, सो इनमें चांसेस है डी ट्रांजिशन होने की। इज द बिहाइंड देयर कलर।
गॉट इट। जैसे आपको पूछे कि ये बताओ, एग्जाम्पल अगर आपको पूछे कि कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन इज ब्लू कलर ड्यू टू कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D9, हैव DD ट्रांजिशन। बोलो, दिस हैव DD ट्रांजिशन, इसके वजह से इसका कलर आता है। सिर्फ इसी का नहीं बेटा, आप एक्वस सॉल्यूशन में देखोगे आयरन +2, आयरन +3, निकल का, सभी का एक्वस सॉल्यूशन का देखो एनसीईआरटी में एक जगह पे कलर बनाया हुआ है। बहुत फैसिनेटिंग डायग्राम है वो, पेज नंबर नए एनसीईआरटी में 103 पे है। देखो टाइटेनियम +3 पर्पल लिखा हुआ है, वेनेडियम +4 ब्लू, +3 ग्रीन, +2 वॉयलेट, क्रोमियम 3+ इज वॉयलेट, मैंगनीज 3+ इज वॉयलेट, क्रोमियम 2+ इज ब्लू, Mn2+ इज पिंक, बफ पिंक होता है, आयरन 3+ इज येलो, आयरन 3+ इज आयरन 3+, Fe3+ एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, येलो, Fe2+ एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन, लाइट ग्रीन। ग्रीन विट्रियोल सुना है आप लोगों ने? विट्रियोल मतलब बेसिकली सल्फेट के कंपाउंड्स होते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको बोलते हैं, H2SO4। ग्रीन विट्रियोल का मतलब ग्रीन कलर का सल्फेट आयन, तो सल्फेट, तो आंसर होता है FeSO4 डॉट, यहां पे H2O होता है, हाइड्रेटेड रहता है, एक्वस। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके है। सो आयरन का +2 है, वो ग्रीन कलर का होता है। ऐसे भी मैंने आपको बताया क्रोमियम +3 एक्वस सॉल्यूशन इज ऑफ वॉयलेट कलर, क्रोमियम 3+ एक्वस इज ऑफ वॉयलेट कलर। हाँ, किसकी स्पेलिंग गलत है जी? कौन सा कलर? नहीं वो भी है, वो भी सही है। ना ना ना, ऐसा किसी ने थोड़ी ना बोला कि आप हमें अमेरिकन यूज करना है या ब्रिटिश। आई कैन यूज एट माई विश। दोनों ही कलर का दोनों ही स्पेलिंग चलता है, एक अमेरिकन है और एक ब्रिटिश। इंडिया में ब्रिटिश ऐसा कुछ नहीं, इंडिया में तो सिर्फ रंग चलता है, उसको रंग लिख दो उसको। ये पिंक कलर की, पिंक नहीं, गुलाबी सॉल्यूशन को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, विलियन, विलियन, हाँ विलियन। तो ये गुलाबी रंग का विलियन। हाँ हाँ हाँ, रसायन, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बस बस, चलो गॉट इट, यहां तक क्लियर है। तो इनके कलर क्यों आते हैं, डीडी ट्रांजिशन। अब डीडी ट्रांजिशन होता क्या, थोड़ा ध्यान से समझना ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है। होता क्या है कि जो डी के ऑर्बिटल्स है बेटा, प्लीज फोकस हियर, तो डी के ऑर्बिटल्स हैं, आपको मालूम है सभी की एनर्जी इक्वल होती है, इनको क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब हुआ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। जैसे जब तक आयरन 2+ एटॉमिक फॉर्म में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे इसके चारों तरफ बॉन्ड बनाने वाले स्पीशीज आ गए इसके नजदीक, वैसे वैसे इन डी के ऑर्बिटल्स, अलग अलग डी ऑर्बिटल्स को रिपल्शन अलग अलग एक्सपीरियंस होता है,
जिसके वजह से ये स्प्लिट हो जाता है दो टुकड़ों में, कभी दो टुकड़ों में, कभी उससे ज्यादा, डिपेंड करता है। ये तो मैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूं। तो देखो, अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है 1, तो यहां से ट्रांजिशन एनर्जी लेकर के ऊपर जा सकता है। ये भी डी का था और ये भी डी का है, तो डी टू डी का ट्रांजिशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वापस भी आ सकता है। इस ट्रांजिशन से अगर ये विजिबल रीजन में हो तो कलर आते हैं। So that is one of the very, very important reason that why we have so many compounds of, the D block metals. They are colored. Yes or no, गरिमा? They are colored. Okay. लेकिन आप यहां देखो, K2Cr2O7, ये बात लिख लेना। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है? In the presence of ligands, the degenerate orbital splits into multiple energy levels. लिख लेना ये बात। In the presence of ligands, the degenerate orbitals of D splits into, in the influence or presence of ligands, the degenerate orbital splits into किसमें स्प्लिट करता है? मल्टीपल एनर्जी लेवल्स। मल्टीपल एनर्जी लेवल्स कौन से वो एनर्जी लेवल है? मल्टीपल एनर्जी लेवल कौन से है? तो मैंने अभी आपके सामने एक दिखाया है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डीडी ट्रांजिशन। लेकिन डीडी ट्रांजिशन के लिए क्या चीज ध्यान में रखना है कि भाई कम से कम एक इलेक्ट्रॉन रहे इधर से इधर जाने के लिए। एंड एट द मैक्स कितना हो सकता है? 9 हो सकता है। क्यों 9? क्यों 9 लेना है? ऊपर यार कुछ तो जगह छोड़ो, तब तो ये यहां से उठ के ऊपर जाएगा। पूरा भर दोगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो इससे उठ के ऊपर कहां जाएगा? क्योंकि एक ऑर्बिटल में, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम? 2। एक ऑर्बिटल में कितने रख सकते हैं? सिर्फ 2। तो ऊपर खाली एक तो कम से कम रखो, थोड़ा पार्शियली फिल्ड रखो। इसलिए डीडी ट्रांजिशन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ D1 टू D9। आप देखो एनसीईआरटी में आपको लिखा होगा स्कैंडियम 3+ का एक्वस सॉल्यूशन इज कलरलेस। देखो लिखा है, क्योंकि उसमें डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी 0 हो जाएगा। स्कैंडियम 3+ करोगे तो डी 0। ऐसे आप देखो टाइटेनियम +4 भी कलरलेस लिखा होगा, लिखा है। जिंक +2 भी कलरलेस होगा, क्योंकि जिंक में D10 हो गया। तो पूरी तरीके से भर जाए या पूरी तरीके से खाली हो जाए, दोनों में कलर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और डीडी ट्रांजिशन के वजह से तो कलर बिल्कुल नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बात बताओ, यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस। तो क्रोमियम के तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s1। आप इसको निकालो तो जाकर के +6 आएगा। +6 में ये 3d 0 एंड 4s 0। फिर क्यों ये ऑरेंज कलर का होता है और इंटेंस होता है? डीडी ट्रांजिशन से जो कलर आते हैं वो यूजुअली लाइट होते हैं, फेड कलर होते हैं। ये इंटेंस कलर है। और ऐसे एक नहीं, मैं बहुत सारे कंपाउंड बता सकता हूं जहां पे आपको डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर्ड है। KMnO4 पर्पल कलर, वेरी इंटेंस। K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट, येलो कलर, देयर इज 0 इलेक्ट्रॉन इन डी। ये सुनो, तो इनमें कलर क्यों आ रहा है? तो इनमें कलर आने के पीछे एक ही रीजन है बेटा, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीलेशन तो होगा। तो इसमें क्या होता है, क्रोमियम जो +6 है ना, ये ऑक्सीजन के -2 का इलेक्ट्रॉन ले करके ये -1 टेम्पररी +5 बनाता है और वापस ये इक्विलिब्रियम चलता रहता है, जिसके वजह से इसमें लाइगेंड टू मेटल आयन चार्ज ट्रांसफर है। पूछा भी जाता है इसका क्यों रीजन है,
डी डी ट्रांजिशन नहीं, चार्ज ट्रांसफर। कहां से कहां? नेगेटिव से लाइगेंड से, नेगेटिव को ही लाइगेंड बोलते हैं ना, जो लोन पेयर दे सके उसको लाइगेंड बुलाया जाता है। जिसको आप लुईस बेस बोलते थे नॉर्मल बॉन्डिंग में, वही यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के केस में क्या नाम हो जाता है? लाइगेंड। तो ये बात लिखोगे क्या? द कलर ऑफ K2Cr2O7, पॉइंट बना के लिखो, द कलर ऑफ K2Cr2O7 KMNO4 Na2CrO4 is due to चार्ज ट्रांसफर। कौन सा चार्ज ट्रांसफर? दो तरह के चार्ज ट्रांसफर होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। एक होता है LMCT, एक होता है MLCT। CT का मतलब क्या है? चार्ज ट्रांसफर। ML का मतलब है मेटल टू लाइगेंड, मेटल टू लाइगेंड। इसका मतलब क्या है? लाइगेंड टू मेटल। लिख लोगे क्या ये बात? ligand to metal charge transfer will be there in this case। क्योंकि यार मेटल के पास कुछ है ही नहीं देने को, वो +6 आ गया, डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एस में भी नहीं है, तो वो तो सिर्फ खींचेगा ना, तो बड़े आराम से पहचान सकते हैं। ligand to metal charge transfer, did you get it? हाँ, इन सभी का कलर इसकी वजह से होता है। एंड चार्ज ट्रांसफर की वजह से जो कलर आते हैं, दे आर इंटेंस, दे आर इंटेंस कलर। ओके, लाइट कलर नहीं होते हैं। लवेश कैसे हो? अच्छे हो? ठीक, सभी को समझ आ गया? ये क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आते हैं, अच्छा कलर्स लिखते चलना सबका ना। K2Cr2O7 का कलर बताओ। हाँ, ऑरेंज सॉलिड होता है ये। यहाँ पे क्रोमेट आ जाए CrO4-2, चाहे वो सोडियम के साथ हो किसी के साथ हो, ये येलो होता है, येलो येलो डर्टी फिल। ओके, ये पहला है। तीसरा, तीसरा बताओ। अरे यार ये तो ऐसे ही बस एक येलो येलो डर्टी फेलो बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं? ठीक है, तुमने बोल लो, कोई बात नहीं। सो क्रोमेट इज ऑफ येलो कलर। नेक्स्ट, KMNO4 कौन सा कलर है? पर्पल, इंटेंस है। ओके, आइए चलिए देखते हैं। अब सबसे पहला कंपाउंड देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे बनाते हैं। हेडिंग डालो, प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम, प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहला प्रिपरेशन देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो इसका देखो एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं क्रोमाइट ओर। लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, FeCr2O4। इसको अगर आप देखो तो ऐसा है FeO.Cr2O3। चेक करो, +3 एंड +2 मैच कर रहे हैं क्या पूरा? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, लिखो बेटा प्लीज, बातें नहीं यार। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, CHROMITE। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। किसका क्रोमाइट है ये? आयरन का क्रोमाइट। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो तो, व्हेन आयरन क्रोमाइट इज फ्यूज्ड in the presence of air with बेस। कौन सा बेस लेना है? कार्बोनेट लो, सोडियम या पोटेशियम का कोई भी कार्बोनेट। फ्यूज करना है, इतना गर्म करना है कि ये मोल्टन स्टेट में चले जाए। फ्यूजन करोगे तो ये क्या बनेगा? दिस विल कन्वर्ट, ध्यान से सुनो,
ये ऑक्सीजन है जीरो स्टेट में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ क्रोमियम +3 में है और आयरन +2 में है, तो आयरन को ये आयरन +3 में लेके जाता है, यानी Fe2O3 बनाता है। एंड क्रोमियम को 3 से सीधा लेके जाता है 6 स्टेट में, क्योंकि बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में हमेशा क्रोमेट बनता है, डाइक्रोमेट नहीं। तो यहां पे बनेगा K2CrO4 Fe2O3 एंड K2CrO4। अब देखो काम करते हैं, ये जो सॉलिड बना है ना, मतलब ये जो मोल्टेन फॉर्म में हमारे पास मिक्सचर आया था, उसको कूल कर लेंगे, सॉलिड बन गए ये दोनों। अब इसको पानी में घोलते हैं, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, और पानी में घुलता कौन है, ये सॉल्युबल इन वाटर। लिखो ये बात, लिखो, आयरन क्रोमाइड इज फ्यूज्ड विथ पोटेशियम कार्बोनेट in the presence of oxygen or air, fused with iron chromite is fused with potassium carbonate in the presence of air, yani O2. Got it? The resulting mixture obtained, the resulting product लिख लो obtained, is dissolved in water. The resulting mixture is dissolved in water. अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बेटा सोडियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, कार्बोनेट इज द मेन कंपोनेंट। सोडियम कार्बोनेट लोगे तो ये सोडियम का क्रोमेट बनेगा, येलो होता है ना। अब आप हमेशा याद रखना, अगर आपको इधर से किस साइड में जाना है, डाइक्रोमेट की तरफ, यानी Cr2O7 2-, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम दैट वी हैव टू डील। एसिडिक मीडियम बढ़ाओगे, ये बताओ, अगर ये बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड। अरे यार, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बताओ, बढ़ाओगे तो कहां जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ, बोलो। तो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करता है, बेसिक मीडियम में ये एग्जिस्ट करता है, ये बात लिख लेना, लिख लो ये बात। इन एसिडिक मीडियम देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ डाइक्रोमेट, orange color compound, whereas in basic medium there will be existence of chromate। कौन से कलर का होता है क्रोमेट, येलो कलर। बेसिक मीडियम में कौन एग्जिस्ट करेगा बेटा, बोलो, बेसिक मीडियम में कौन एग्जिस्ट करेगा, क्रोमेट। एंड एसिडिक मीडियम में कौन एग्जिस्ट करेगा, डाइक्रोमेट। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, किसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम होता है, ये एग्जिस्टेंस होगा pH <7 पे, और ये होगा pH <7, यानी 8 हो जाए 9 हो जाए तो इसका एग्जिस्टेंस होगा, 4-5 हो गया तो उसका एग्जिस्टेंस होगा। गॉट इट? बताओ कैसा मीडियम था ये, बेसिक। बेसिक में कौन सा आया, क्रोमेट आया। गॉट इट? तो अब मान लो, अगर मेरे पास सोडियम एंड पोटेशियम में से कोई एक ले लेते हैं, मान लो सोडियम क्रोमेट आया। नाउ द सोडियम क्रोमेट मुझे क्या करना पड़ेगा, H+2, क्या बन जाएगा ये, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट में चला जाएगा, तो Na2Cr2O7। आपको मैंने बताया था सोडियम के कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते पानी में, ये सुनो। अगर ये मोर सॉल्युबल इन वाटर,
देन किसके कंपैरिजन में, अगर यहीं पे K2Cr2O7 रहता तो बाद में क्या करते हैं, अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये एक्व सोल्यूशन अगर आप ध्यान से देखो तो इसी को सिर्फ आप पोटेशियम प्रोवाइड करा दो KCl डाल के, सो इट विल बिकम K2Cr2O7 प्लस NaCl। यहां दो पोटेशियम बैलेंस करने के लिए। नाउ दिस इज रिलेटिवली लेस सॉल्युबल, और लेस सॉल्युबल होने की वजह से इसका क्रिस्टल बड़े आराम से बन जाता है। सो दिस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड आउट एंड दैट्स हाउ वी ऑब्टेन व्हाट K2। ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में पूछता भी है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज होता है। सो दिस इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि ये पानी को कम डिसॉल्व करता है, अट्रैक्ट करता है, जबकि Na2Cr2O7 इज नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड उनको यूज करते हैं जो टाइम के साथ जिनका कंसंट्रेशन चेंज ना हो। पता चला ये ले लिया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया इसने, और फाइनली ये कंसंट्रेशन इसका चेंज हो गया, इसका नहीं होता, तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, ये नहीं होता टाइट्रेशन के लिए। गॉट इट? हाँ। अब एक बात बताओ, क्या आपको नहीं मालूम है K2Cr2O7 का प्रॉपर्टी क्या है? बोलो क्या है? अगर मैं पूछूं तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट? बोलो। ऑक्सीडाइजिंग। K2Cr2O7, अगला पॉइंट लिखो, K2Cr2O7 K2Cr2O7, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख लो ये बात, उसके बाद नोट करते रहो। K2Cr2O7 is a good oxidizing agent in acidic medium. In acidic medium. In acidic medium. आप बताओ एसिडिक मीडियम में क्या बैलेंसिंग कर लोगे क्या बेटा? Cr2O7 2 माइनस, जल्दी बता दो तो इसको बताओ, इधर क्या लिखूं मैं? 2Cr3 प्लस, कहां जाता है ये? हमेशा याद रखना क्रोमियम 6 से कहां जाएगा ये? 3। और इसका एन फैक्टर बता दो तो 6 से कहां गया? 3। 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, लेकिन 2 क्रोमियम एक ही में, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 6। हमेशा याद रखना इसका एन फैक्टर 6। अच्छा, और मैं क्या लिखूं? 7H2, यहां 12H प्लस आयन लिख दूं क्या? अच्छा 14 लिख, 14H प्लस आयन लिख दूं। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको। अब एक बात बताओ, क्या इसका ईएमएफ, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या पीएच डिपेंडेंट होगा? यस, बिकॉज वी हैव H प्लस आयन इन क्यू। अरे बोलो ना यार, क्या अगर इसका ई सेल का एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें Q आता है, और Q का वैल्यू क्या आपको दिख नहीं रहा है? क्रोमियम 3 प्लस होगा, नीचे डाइक्रोमेट आयन होगा, एंड H प्लस आयन पे पावर 14 होगा। मिल गया ना H प्लस आयन? तो इसका वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का डिपेंडेंट ऑन पीएच। जिसके भी एक्सप्रेशन में H प्लस आयन दिख जाए उन सभी केसेस में पीएच डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं ना K2Cr2O7 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। अगर ये H प्लस नहीं दिखता तो क्या फर्क पड़ता? उसके रिडक्शन पोटेंशियल पे कोई फर्क। जल्दी नोट करो, यहां पे खत्म करो।
Got it? Noted? जल्दी बेटा नोट करो। हाँ, प्राइमरी स्टैंडर्ड। दिस कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड दिस कैन नॉट बी। ओके, नोटेड? ये ऊपर वाला तो मिटा दूं। प्राइमरी स्टैंडर्ड यार, K2Cr2O7 लिख लो। और Na2Cr2O7 cannot be used as a primary standard because that have greater tendency of absorption of water. Soluble ज्यादा होता है इसकी वजह से। ऊपर वाला मिटा दो ना। ओके, सबने नोट कर लिया? इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों में कभी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में ना, कौन ज्यादा सॉल्युबल है, K2Cr2O7 और Na2Cr2O7? व्हाट विल बी योर आंसर? Na2Cr2O is more soluble. Got it everyone? हाँ, अब देखो इनके रिएक्शंस और KMnO4 के रिएक्शंस काफी सिमिलर हैं, तो पहले इनके रिएक्शंस देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला लिखो हीटिंग ऑफ, राइट इट डाउन, हीटिंग ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। गेस करो क्या बनेगा? सिंपली हीट करोगे क्या बनेगा? डायरेक्ट हीट, ओनली हीटिंग ऑफ K2Cr2 से। हाँ, क्या अरे कैसी बात कर रहे हो? देखो K2Cr2O7 को नॉर्मली हीट करो, कुछ नहीं करना है, सिंपल हीटिंग। तो बताओ जब भी हीट करोगे तो क्रोमियम कौन सा स्टेट में है? +6, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन बेचारा -2 में है, भाई पोटेशियम को कोई कुछ नहीं कर सकता है, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन इवॉल्व होगा सर, क्योंकि ये डिक्रीज होगा एंड ये इंक्रीज। अच्छा, सारा का सारा क्रोमियम नहीं आ पाता है, तो कुछ पार्ट इसका K2Cr4 में ही रह जाएगा +6 में, लेकिन कुछ पार्ट इसका Cr2O3 में जाएगा, विच इज इन +3 स्टेट। तो देखो इसका हुआ है रिडक्शन और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। नहीं, डिस्प्रपोर्शनेशन तब बोलते हैं जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है। लिखो ऑन हीटिंग इट विल प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा? क्या प्रोवाइड करेगा? K2Cr4, Cr2O3, Cr2O3 and oxygen gas. Got it बेटा? सभी को समझ में आ गया? चलिए, ये तो था सेल्फ हीटिंग में क्या होगा। अब इनके 5-6 रिएक्शन है, उनको देख लो, बस बात खत्म है। छोटे छोटे से ही हैं, बड़ा इजी है, गेस कर सकते हो आप। देखो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, उसके सामने अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट आया तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा।
तो मैं आपके सामने बस रिड्यूसिंग एजेंट लिखता जाता हूं, आप बताओ अगर आयरन +2 सामने आ गया तो बताओ ये क्या करेगा, K2Cr2, बस प्रोडक्ट बताओ, ये खुद कहां जाएगा, क्रोमियम 3+ में। अरे बोलो यार, इसको कहां लेके जाएगा, गेस करो कहां लेके जाएगा, हाँ +3, बिल्कुल सही। सो आयरन 2+ से कहां जाएगा, आयरन 3+। बेटा इसका एन फैक्टर बताओ, 6 इसका एन फैक्टर बताओ, बोलना 1। सुनो, क्योंकि 2 से कहां गया है, ये पहला रिएक्शन है। दूसरा, अगर मान लो इसी की जगह 10+2 ले लूं, बताओ क्या करोगे। ऑफ कोर्स H+ आयन इज देयर बेटा, एसिडिक मीडियम इज देयर, क्या करोगे, 10 को कहां लेके जाओगे ये बताओ। ये तो हमेशा क्रोमियम +3 में जाएगा यार, इसको बताने का भी जरूरत नहीं है, ये बताओ कहां जाएगा, +4 इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। 10+4, अरे याद नहीं है, 10 के कार्बन फैमिली में 2 स्टेट होते हैं, +2 एंड +4। H2S ले लिया, चलो गेस करो, देखो क्या करते हो, ये मैंने पढ़ाया है आपको। वैसे देखो, अगर कोई और चीज रहता ना तो ये H2S सल्फर नहीं बल्कि H2SO4 वाले कंपाउंड में चेंज होता है, जहां पे सल्फर +6 में जाता है। लेकिन ये H2S है, तो इस जगह से सबसे पहला जो इसका प्रोडक्ट आता है जहां पे ये हॉल्ट लेता है, दैट इज सल्फर। येलो व्हाइट टर्बिडिटी बनती है, येलो व्हाइट, येलो और व्हाइट प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी में से कुछ भी ऑब्टेन हो सकता है, क्रोमियम 3+, ये तो क्रोमियम 3। फटाफट लिखो इसको, जल्दी खत्म करो ये सारी चीजें। ये बताओ, इसी के सामने अगर I- आ जाए तो कहां लेके जाएगा, हाँ वेरी गुड, इट विल फॉर्म I2 बनता है, ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज करके इसको I2 लेके जाओ। गॉट इट, सभी को क्लियर है ना। तो इसमें मैक्सिमम चीजें आप गेस कर सकते हो यार, कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास का लास्ट रिएक्शन, हेडिंग डालो, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, हाँ जी वही है, रिएक्शन ही है वो, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। व्हाट इज क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, लिखो, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ soluble chloride ion, soluble chloride ion मतलब free chloride ion in the solution, it is used to test the presence of free chloride ion in the solution। अब प्रोसीजर देखो कैसे होता है, ध्यान से देखो, ध्यान दो इधर। मान लो तुम्हारे पास KCl है, इसमें K2Cr2 और 7 के टुकड़े डाल देने, और साथ में H2SO4 ऐड करके इसको गर्म करना है। हीट करोगे तो ये जो क्रोमियम है ये इसके साथ कंबाइन करके CrO2Cl2 रेड वेपर होता है, ये रेड, ऑरेंज रेड
या कभी कभी रेडिश ब्राउन किसी भी साइड में लेके चले जाते हैं, रेड वेपर। एंड ऑफ कोर्स K2SO4 आएगा, के ये आपको लिख लेना है, एन प्लस वाटर वगैरह जो भी आप बैलेंस करने के लिए बनाना, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। अब कंफ्यूजन ये होता है कि यार ये रेड वेपर K2Cr2O7 कैन इवन क्रिएट दिस रेड और ऑरेंज अगर आप यहाँ पे KBr डालो, बट वहां प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है, गर्म करने पे वो Br2 निकल के आता है, दिस इज ऑल्सो रेड। बट इस केस में क्रोमियम +3 में जाता है, यहाँ क्रोमियम अभी भी 6 में। सबसे मजे की बात ये है, कहने का मतलब K2Cr2O7 कैनॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन इनटू Cl2, जबकि ब्रोमाइड एंड आयोडाइड दोनों को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज। तो आयोडीन से I2 वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनता है, इसी के जगह पे अगर आप क्या लिखो Br- K2Cr2O7 H+ आयन, तो Br2 निकलेगा, इसका कलर ब्राउन होता है। यहां भी क्रोमियम 3+ बनने वाला है ना, समझ रहे हो? लेकिन KCl से Cl2 नहीं मिलता है, इसके बजाय ये कंपाउंड मिलता है CrO2Cl2, दिस इज ऑफ रेड। अब पूछता भी एग्जाम में कि क्या प्रूफ है कि ये Br2 नहीं है, ये वैसे ब्राउन होता है इसका ओरिजिनल टेक्सचर, बट ब्राउन एंड रेड में अगर डार्क रेड हो जाए तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे बहुत अच्छे से देख करके। तो ऐसे केस में बोलते हैं हमें एक चीज मालूम है कि क्रोमेट येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। ये सुनो, यहां क्रोमियम +3 में चला आया तो यहां से तो क्रोमेट नहीं मिल सकता, लेकिन अगर इसको NaOH के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो OH- पहले क्लोरीन को हटा के क्रोमिक एसिड बनाएगा, और क्रोमिक एसिड से NaOH फिर से रिएक्ट करके क्रोमेट आयन बनाएगा, which will be CrO4-2 yellow color solution, and this confirms the presence of CrO2Cl2, क्योंकि ये रिएक्शन में येलो सिर्फ ये हो सकता है, इसको अगर तुम OH- में पास करो तो कलरलेस होगा, कोई येलो कलर नहीं आएगा। तो इससे पता करते हैं कि ये बना है, और ये बना ही तब होगा जब यहां पे क्लोराइड आयन रहा होगा। तो दिस इज द टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग क्लोराइड आयन, वेरी फेमस क्वालिटेटिव टेस्ट, और रिपीटेडली क्वेश्चंस इससे आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई ऐसे कौन से कंपाउंड है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे, तो मैंने पहले ही कंडीशन लिखवाया, कौन सा, सॉल्युबल ही सिर्फ देने वाले हैं। कौन से, सॉल्युबल क्लोराइड आयन ही सिर्फ देने वाले हैं। कौन से सॉल्युबल क्लोराइड्स होते हैं, सारे क्लोराइड सॉल्युबल हैं, सिर्फ कुछ को छोड़ के, वो लिमिटेड है। जैसे आपको Hg2Cl2 इनसॉल्युबल, AgCl इनसॉल्युबल, कॉपर क्लोराइड +1 स्टेट में इनसॉल्युबल, एंड लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल, और सुन रहे मेरी बात सब लोग, SnCl4 इनसॉल्युबल है ना, और HgCl2 इनसॉल्युबल। ये सब ऐसे हैं क्लोराइड्स will not give क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ये सब भूलते नहीं। will not give क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इनको छोड़ करके ज्यादातर जो कंपाउंड है जो पानी के अंदर घुलने के बाद Cl- देते, सोडियम क्लोराइड, आयरन का क्लोराइड है FeCl3, है ना, समझ रहे हो, और बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये सभी के सभी क्या है, आपको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देने वाले हैं। So that is the test for free chloride ion in the solution, everyone, and we are done with the topic today.